फांसी लगाई तो वी आकार का गले में ऐसे टंगेगा, और अगर व्यक्ति को क्या कह दिया मार दिया जाएगा तो गोल रस्सी से या तो कस दिया जाएगा गला, या तो ऐसे दबाओगे तो भी गोल निशान आएगा ना। तो वही अगर मारा जाता है तो गोल निशान। देखिए पाचन तंत्र जो है हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, एक प्रकार की भौतिक क्रिया है, और पाचन तंत्र यानी सिस्टम ये हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग भी है। देखिए ये कहाँ से शुरू होता है, मुख गुहा से शुरू होता है, और ये हमारे शरीर के अंत पे खत्म होता है। यानी कहने का मीन्स हो गया यह एक प्रकार की भौतिक रासायनिक क्रिया है। भौतिक रासायनिक क्रिया का मतलब हो गया इसमें क्रियाएं जो होती हैं भौतिक रूप से भी होती हैं और रासायनिक रूप से भी होती हैं, इसलिए पाचन तंत्र को एक भौतिक एवं रासायनिक क्रिया भी कह सकते हैं। दूसरी बात जानते हैं पाचन तंत्र किसका किसका पाचन करता है, किसका किसका पाचन नहीं करता है। तो सबसे पहली बात है इसका मुख्य कार्य है भोजन को पचाना, पचाने के बाद भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। पाचन तंत्र क्या करता है, भोजन को पचाता है, पचाने के बाद उसे ऊर्जा प्राप्त करता है, ये इसका एक मेन कार्य है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये सभी पचाने में सहायक है। क्या क्या पचाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। हम लिखा दे रहे हैं यहाँ पर किसका किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। हमारा पाचन तंत्र इन तीनों का पाचन करता है। अब बात आती है किसका पाचन नहीं करता है, तो ये जो जानते हैं किसका किसका पाचन नहीं करता है, ये जल का, विटामिन का और क्या कहते हैं खनिज आदि जो चीजें होती हैं, कौन कौन सी मैंने बताई। देखिए इन तीनों का पाचन होता है, पाचन इनका पाचन नहीं होता है। कौन कौन से, जल, विटामिन और खनिज। देखिएगा क्यों, पेपर में कभी कभी आ जाता है निम्न में से पाचन तंत्र किसका पाचन नहीं करता है, तो आप देखेंगे उनमें से ये कोई एग्जाम्पल लिखा होगा तो इस पर टिक कर देंगे ये सही है, नहीं करता है, बाकी ये पाचन करता है। कभी कभी कह देगा पाचन निम्न में से करता है तो इनमें से ऑप्शन आ जाएंगे और इससे कुछ होंगे। समझ में आ रहा है ना, इन तीन चीज़ों का ये पाचन करता है और इन तीनों का पाचन नहीं करता है। ये बात क्लियर हुई ना, आगे बताएं। देखिएगा ये जल, विटामिन, खनिज का पाचन करता क्यों नहीं, कारण क्या है कि जैसे हम लोग पानी पीते हैं तरल होता है, क्या पाचन की आवश्यकता जरूरत है नहीं, विटामिन तरल रूप में मिलते हैं, कोई आवश्यकता नहीं, खनिज तरल रूप में मिलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो हम एक चित्र बनाने जा रहे हैं, उसके माध्यम से आप लोगों को पूरा पाचन तंत्र बताएंगे। एक चित्र बना हुआ है, ये हमारा मुख गुहा है, ये क्या है सबसे ऊपर मुख गुहा है। यहाँ पर बोलस क्या होता है जानते हैं आप लोग, जब भोजन करते हैं, मान लीजिए भोजन किया, भोजन करने के बाद कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए तुम्हारा भोजन करते समय अचानक से कंकड़ आ जाता है, कंकड़ आता है, तुम क्या करते हो, भोजन को तुरंत बाहर कर देते हो, वही चीज़ होती है बोलस। यानी अपचा हुआ भोजन जो मुख द्वारा कुतरा गया हो लेकिन पेट के पाचन क्रिया में भाग ना ले, वो है बोलस। ठीक, अग्न्यान ये है अमाशय, इसका भी हम आगे वर्किंग बताएंगे। इस हिस्सा को बोलते हैं अमाशय। भोजन मुख गुहा के बाद किसमें आता है, अमाशय में। अमाशय के बाद इधर होता है लीवर, ये पित्त रस का निर्माण करता है, पित्ताशय से पित्त रस का निर्माण करेगा, वो इस भोजन में मिलता रहता है। इधर होता है अग्न्याशय, इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका हम सब बताएंगे। ये है बड़ी आंत और इसके अंदर है छोटी आंत। तो देखिए हम लोग पाचन तंत्र का जो है विभाजन किस प्रकार से करते हैं। पाचन तंत्र को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में। कौन कौन से हो सकते हैं, नंबर एक जो हो गई जिसको बोलते हैं आहार नाल, और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाचक ग्रंथि। पहला क्या है, आहार नाल, और दूसरा क्या है, पाचक ग्रंथि। तो हम इधर देखिए यहाँ लिख रहे हैं आहार नाल, दूसरा क्या है, पाचक ग्रंथि। आप लोगों को एक बात हम बताना चाहेंगे, ये जो पाचन की क्रिया है ये दोनों के द्वारा ये है नहीं की जा सकती। आहार नाल सीधे पाचक ग्रंथियाँ इसके अगल बगल होती है, जैसे वो इधर पित्ताशय, इधर अन्य जुड़ी हुई तमाम प्रकार की ऐसी ग्रंथियाँ साथ साथ में जुड़ी होती है जिनको पाचक ग्रंथियाँ कहते हैं। और ये जो आहार नाल है ये पूरी आहार नाल है, एक तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये क्या है, आहार नाल है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, ये होती है 32 फीट। किसी कोई समस्या, अगर 32 फीट को हम लोग मीटर में बदले तो कितने मीटर हो जाएगा, मैथ के स्टूडेंट हो आप लोग,
बताइए। लगभग ये 9 मीटर के आसपास हो जाती है। कितनी होती है? 9 मीटर। ठीक। अब आहार नाल के कितने भाग होते हैं हम उनकी विवेचना कर लेते हैं। सबसे ऊपर क्या शुरू है? मुख गुहा, नंबर 1 लिख देते हैं, मुख गुहा। ये आहार नाल के अंदर है, पाचक ग्रंथि में नहीं है। ठीक है, क्या है? मुख गुहा। और दूसरा क्या है? ग्रास नली, फूड पाइप, जो भोजन को अंदर ले जाती है, इसको बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं? ग्रास नली। नंबर 3, अब देखो ये फूड पाइप है, क्या है? ग्रास नली। ठीक है, मुख गुहा, ग्रास नली। ग्रास नली के बाद अगला क्या है? अमाशय है। अमाशय, अमाशय लिखो। अमाशय के बाद क्या है? अग्नाशय। तो अग्नाशय से पहले आप देखिएगा यहाँ से हमारी छोटी आंख शुरू हो जाती है। ये उसी का एक फूला हुआ हिस्सा है। ठीक, क्या शुरू हो गई? छोटी आंख। सर ये यू के आकार का है ना? हाँ, छोटी आंख। छोटी आंख के बाद आती है बड़ी आंख। ठीक, ये पाचन तंत्र का आखिरी अंग है। भोजन यहाँ से पचने के बाद काम खत्म हो जाएगा। बढ़िया। अब आते हैं पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। तो पाचक ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं? सबसे पहली बात है लार ग्रंथि। नंबर 1 कौन सी है? लार ग्रंथि। आपको हम बता देंगे, हमारी लार ग्रंथियाँ 3 जोड़ी होती हैं, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, इनके आगे डिटेल से बताएंगे, पहले हम इसका वर्णन कर देते। लार ग्रंथि हो गई। दूसरी होती है जठर ग्रंथि। कौन सी है? जठर ग्रंथि। लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि। आप लोगों को एक चीज और बताना चाहेंगे। इसके बाद अगला आता है नंबर 3 पे लीवर। यही हमारे शरीर का मुख्य भाग है। लीवर जो है यही मुख्य भाग है। लीवर के साथ कौन सा जुड़ा होगा? अग्न्याशय। ठीक, अग्न्याशय हो गया। और नंबर 4 जो आती है आंतरिक ग्रंथियां, ये यहाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंतरिक ग्रंथि। देखिएगा, अब हम शुरू करते हैं। नंबर आहार नाल मैंने पढ़ाया। आहार नाल का पहला भाग मैंने बताया था मुख गुहा। तो हम इसी की बात करते हैं। नंबर 1 हेडिंग क्या हो जाएगी? मुख गुहा। तो देखिएगा इसमें है क्या? मुख गुहा, ये हमारा मुंह का हिस्सा। ये है मुख गुहा। इसके अंदर जो है भाई जिहा होती है, दांत के बीचों, 32 दांत के बीच में होती ना बेचारी, सीधी सादी। 32 दांत अगर जरा सा भी, कितनी मतलब सेंसिटिव जगह रहती, जरा सा इधर उधर किया दांत तुरंत धर के काट देंगे, उसको काट देंगे दांत। लेकिन जीभ फिर भी बच के रहती है, बड़ी चंचल भी होती जीभ, बहुत चटोरी होती। तो मुख गुहा, इसके अंदर पाई जाती लार। क्या पाई जाती? लार। हमारी लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं टाइलिन नामक एंजाइम। हमारी लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन नामक एंजाइम। तो हमने कौन सा बताया? लार में पाया जाता है टाइलिन नामक एंजाइम। आप लोगों को एक बात और हम बताएंगे अभी, छोटे बच्चे जमीन काहे चाटते हैं? हमको क्या पता? फिर तुमसे बोला हंसना नहीं। छोटे बच्चे जमीन काहे चाटते हैं? तो जमीन चाटने के बाद भी उनको जल्दी जल्दी बीमारियां नहीं होती। अब छोटा बच्चा है, खेल रहा था मान लो मिट्टी में, तुम्हारे लो वो प्रसाद ले लो, आप क्या हो ऐसे दिया, उसने दोनों हाथ फैला दिए। हाथ वो पूरा फैलाता था कि ज़्यादा है उसको, लेकिन बुद्धि ये नहीं यहाँ से गिर जाएगा। ठीक, तो दोनों हाथ ऐसा फैला दें, लेकिन उसके हाथ में आता कुछ नहीं। अब तुरंत दिया उसने, ये नहीं देखा हाथ गंदे हैं क्या है, कुछ नहीं। हमारी लार में जो है जीवाणुनाशक पदार्थ है, ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो बाहर के जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। आपको बता दें हमारी पाचन क्रिया में पूरे में जब तक अंदर नहीं पहुंच जाते तब तक जीवाणु रास्ते में मरते रहते हैं, मर्डर करता रहता है एक के बाद एक का। ठीक है, तो लार जो है हमारा, हम उसको 3 भागों में बांट सकते हैं। लार ग्रंथि को कितने भागों में बांट सकते हैं? देखिएगा, जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है कौन सी होती है? लार की सबसे बड़ी ग्रंथि किसी को पता है? पहली होती है पैरोटिड ग्रंथि। कौन सी है? पैरोटिड ग्रंथि। यही होती है जीवाणुनाशक। जो भी जीवाणु आएंगे बैक्टीरिया, उनको यही खत्म कर देती है।
छोटे बच्चों को इसलिए बीमारी नहीं होती, चाहे जितने हाथ पैर गंदे हो, खा लेंगे, हाँ खत्म। दूसरी आती है सबलिंगुअल ग्रंथि। तीसरी आती है सबमेंडिबुलर ग्रंथि। ये लार की 3 ग्रंथियां होती हैं, पैरोमेडिक ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि और पेरीमेडिबुलर ग्रंथि। अब देखिएगा, सांप जो होता है वो जीभ लपलपाया करता है, वैसे वो जब डसता है तो उसकी यही ग्रंथि में जहर पाया जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया सांप की कौन सी ग्रंथि में जहर पाया जाता है? पैरोटिड ग्रंथि में। ठीक, लार में एंजाइम भी होते हैं, मैंने अभी बताया ना एंजाइम। ठीक, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला इसमें जो होता है लाइसोजाइम। कौन सा है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम ये लार में पहला एंजाइम होता है। दूसरा एंजाइम जो इसमें होता है उसको बोलते हैं टाइलिन नामक एंजाइम। टाइलिन ये एंजाइम है लार का। ठीक, हमारे लार में टाइलिन अगर ना पाई जाए तो हम लोग जो भोजन है उसको पचा नहीं सकते, क्योंकि भोजन कभी कभी क्या होता है कि जब तुम भोजन किए तो लगता बाहर को आ रहा है, क्योंकि उस समय हमारा टाइलिन नामक एंजाइम कार्य नहीं करता। भोजन को अगर पेस्ट गीला बनाने में ये काम नहीं करेगा टाइलिन, तो हम लोग भोजन अंदर ये जो ग्रास नली में भोजन जाएगा ही नहीं। इसीलिए वहाँ पर कौन काम करता है? टाइलिन। टाइलिन के बाद आता है डायस्टेज। क्या बताया? डायस्टेज। ये एंजाइम होता है। ठीक, एक एंजाइम और आता है जिसको म्यूकस एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूकस एंजाइम। ये भोजन को चिपचिपा बनाने का काम करता है। अगर म्यूकस एंजाइम नहीं निकलेगा तो भोजन हमारा चिपचिपा नहीं होगा। तुम लोग सोचते हो हमने खाना खा लिया सीधे और जाके पच जाता, नहीं। जब तक ये सारे एंजाइम और क्या कहते हैं ग्रंथियां कार्य नहीं करेंगी आपका भोजन पचेगा नहीं। चौथा मैंने क्या बताया? म्यूकस। ठीक, तो लार में कौन कौन सी ग्रंथियां होती है? पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि, पैरामेडिबुलर ग्रंथि, और एंजाइम में लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज और म्यूकस। ठीक, इसके बाद देखिएगा दूसरा आता है ग्रास नली। नंबर 2 क्या पॉइंट बताया मैंने? ग्रास नली। ठीक, ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। इस ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। पेपर में आएगा निम्न में से कौन सा पाचन तंत्र का पाचन का काम नहीं करता है? तो ग्रास नली। ठीक, और भोजन का धीरे धीरे नीचे गिरना इस फूड पाइप द्वारा, ग्रास नली द्वारा भोजन जब धीरे धीरे यहाँ पर आमाशय की ओर उतरने लगता है तो इसको बोलते हैं क्रमांकुचन। क्या बोलते हैं? क्रमांकुचन। ये हम दिखाएंगे नहीं। ठीक है, भोजन धीरे धीरे नीचे उतरता है, इसको क्या बोलते हैं? क्रमांकुचन। आमाशय। आमाशय ध्यान से पढ़िएगा, कभी कभी पेपर में खाली आमाशय पूछ लिया जाता है और कुछ नहीं आता है, पूरे पाचन को कर लिया। तो देखिए आमाशय क्या है। सबसे बड़ी बात यह है भोजन इस आमाशय में जो है, ये आमाशय ग्रास नली के बाद तो आ गया, तुमने सोचा हमने खाया सीधे पेट में चला गया ना। ये भोजन जो होता है ग्रास नली के बाद 4 घंटे तक आमाशय में बना रहता है। भोजन करने के बाद 4 घंटे तक आमाशय में बना रहेगा। तो देखो हम आमाशय को यहाँ थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, मान लीजिए। ठीक, ये 3 प्रकार के हिस्से में होता है। ये है भोजन। भोजन यहाँ से आया फूड पाइप द्वारा, यहाँ पर आके इकट्ठा हो गया। 4 घंटे तक रहता है। कभी कभी पेपर में आ जाता है आमाशय में व्यक्ति का भोजन कितने समय तक लगभग रहता है? तो 4 घंटे तक रहता है। ये आपके बाहर जो बड़े एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है, आपके यूपी बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। यूपी बोर्ड में तो आमाशय का कार्य क्या है, क्या करता है, ये सब चीज़ें पूछाएंगे। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये भोजन को तोड़ता है। ये हिस्सा क्या करेगा? भोजन को तोड़ना। जितना आपने दांतों से तोड़ा उसके बाद ये तोड़ने का काम करता है। यहीं से HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। इस हिस्से को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले हिस्से को, इसको बोलते हैं कार्डियल। क्या बोलते हैं?
कार्डियक, इस कार्डियक में भोजन को तोड़ा जाता है। दूसरा जो हिस्सा होता है, ये जो HCl है, ये क्या करता है, ऊपर से कुछ जीवाणु चले आए थे, आपने लार द्वारा तो मान लो कुछ मार दिए, जो लार से नहीं मरेंगे तो यहाँ पर मरते हैं, ये भी जीवाणुनाशी का कार्य करता है। किसका करता है? जीवाणुनाशी। ठीक, ये ऊपर वाले हिस्से की बात समझ में आ गई। ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? कार्डियक। जीवाणुनाशी होता है, भोजन को तोड़ना किसका काम है, और यहीं से HCl निकलता रहता है। आपने क्षारीय भोजन कर लिया, मार खूब खाए, शादी बारात में फ्री मिले, फिनाल वाला काम कर लिया, मान लो इतना खाए कि अब एक भी जगह नहीं बची, लेकिन फिर कह दिया अरे रसगुल्ला तो अभी खाए ही नहीं, अब 100 रुपये दे रहे हैं व्यवहार, तो कम से कम पूरा तो वसूल करके जाएँ, 500 को खा के जाएंगे, मान लो जैसी भावना हो आप लोग मन। तो हुआ कि आपने खूब खाया, यही HCl। अब भोजन कैसा था? क्षारीय था, HCl मिलके उसको न्यूट्रल करने का काम करता है। तो भोजन में HCl जब मिलता है तो भोजन उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी अपने क्षार की मिलने से। अब पता लगा इसमें काम नहीं किया, देना ज़्यादा खा लिया, यहाँ तक भर गया पूरा पेट में, यहाँ गर्दन तक पूरा भर लिए, तो वो धीरे धीरे धक्का दे के यहाँ पहुँचा दिया उसने। यहाँ पे HCl मिल ही नहीं पाया। देखिए आप जितना भोजन करते हो उतनी मात्रा में HCl निकलने लगता है। और लार जो व्यक्ति की एक दिन में हम बताना भूल गए थे, एक दिन में 1.5 लीटर लार निकलती व्यक्ति की। पूरे दिन में अगर आप अपनी लार काउंट करने बैठो तो 1.5 लीटर निकलेगी। एक मग्गे में भर के देख लो। ठीक है, आगे देखते हैं। तो HCl ये क्या करता है? भोजन को जो है न्यूट्रल करने का काम करता है। अच्छा, जब ये काम नहीं करता है तब कहते तो एसिडिटी हो गया, यही होता है ना। जब 6 सेकंड में काम शुरू होता, क्या है कि इनो भी एक प्रकार का अम्ल है। आपने जब लिया तो जितनी मात्रा थी वो इनो से प्राप्त हुई, तब आपको एसिडिटी खत्म हुई। ये पहले कार्डियक का काम हो गया। ठीक, दूसरे को बोलते हैं फंडिक। क्या बोलते हैं? फंडिक। नाम है इसका थोड़ा अजीब है, डिक। कभी कभी जब भूख लगती है, खाना नहीं खा तो लगता पेट में कोई कांटा चुभ हो रहा है, बहुत कस के दर्द होता है। तो ये जो कांटे होते हैं ये ऊपर नीचे हुआ करते हैं, जंपिंग जपाउंड ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है, ये कांटे जो होते हैं ऊपर नीचे जब होते रहेंगे तो भोजन क्या है? भोजन तो है नहीं वहाँ। अब जब भोजन नहीं होगा, ये जाके सीधे यहाँ चुभेंगे आके, तो पेट में दर्द होने लगता है खाना ना खाने पे। यही कारण है। ठीक, ये दूसरे हिस्से काम है। ये कांटे नुमा संरचना होती है, भोजन यहीं पे गिर के और छोटा होता रहता है। जब ये काम नहीं करेंगे, मान लो भोजन ही नहीं होगा, तो ये तो काम तो करते रहेंगे, कुछ लाओ कुछ लाओ। लोग कहते हैं पेट में चूहे कूद रहे हैं, चूहे नहीं कूदते, उसे चूहे मारने की दवाई न दे देना, चूहे मर जाए उससे। ठीक है, तीसरे हिस्से को बोलते हैं पाइलोरिक। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक। यहीं से निकलता है जठर रस। तभी आप लोगों ने पढ़ा होगा अमाशय से कौन सा रस निकलता है? जठर रस। इस जठर रस में 2 चीजें होती हैं, रेनिन और दूसरा होता है पेप्सिन। क्या होता है? रेनिन और पेप्सिन। ध्यान दीजिएगा, रेनिन क्या करता है? छोटे बच्चे को देखे होंगे, बहुत छोटे होते हैं, उनको दूध पिला दिया गया और थोड़ी देर बाद में उन्होंने बोलस पलट के धर दिया दूध पूरा। पिलाते हो दूध, थोड़ी देर में दही बना के बाहर, यही होता ना। ये जो रेनिन है ये दूध को दही बनाने का काम करता है। ये जो रेनिन है ये अम्लीय होता है, जैसे गया दूध कायम परिवर्तित हो जाता है दही में। इसलिए अगर आपको ज़्यादा दही जमाना, छोटे बच्चे को खूब सारा दूध पिला दो। और पेप्सिन जो है ये पेप्टोन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पेप्टोन का। देखिए अगला है, उसको नंबर 3 है छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत। ये छोटी आंत 2 भागों में बढ़ जाती है, एक अग्नाशय और एक लीवर में। कहाँ पर? अग्नाशय और लीवर में 2 जगह बढ़ जाती है। कहाँ बढ़ जाती है? लीवर और अग्नाशय में। अब देखिए यहाँ हम बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिए, शायद जीवन में काम आ जाए किसी के। ठीक है, तो ये जो लीवर होता है, सब छोटी आंत जो होती है बहुत छोटी होती है, और ये जो छोटी आंत होती है भोजन को पचाने का काम यही करती है। ठीक है, तो गांव में, गांव की भाषा में इसको क्या कहते थे? पचौनी। ठीक, छोटी आंत को क्या बोल देते हैं? पचौनी कहीं कहीं। ये पचाने का काम करती है, मेन भोजन का पाचन यही होता है। ठीक, लीवर, ये अगर व्यक्ति का लीवर डैमेज हो जाएगा ना तो व्यक्ति की जिंदगी खत्म। आपको बताएं, जो व्यक्ति जहर खाता है उसका लीवर डैमेज होता है, तभी पोस्टमार्टम वाले मार चूड़ फाड़ करके निकाल के रख देते लीवर बाहर,
अरे लीवर यहाँ का डैमेज है, यानी इस व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खाया है। पोस्टमार्टम में ये पता चल जाता है। अगर व्यक्ति को पानी में डूब के मारा तो उसमें डायटम होता है, फेफड़े में डायटम, उससे पता किया जाता है कि व्यक्ति डूब के मारा। देखो जब व्यक्ति मरता है और या मार के टांग दिया जाता है तो दोनों में दो अंतर है। जिसने खुद फांसी लगाई तो उसके गले में वी आकार का हिस्सा बनेगा, क्योंकि जब रस्सी ऐसे खींच के जाएगी ना ऊपर वी बनेगा, और किसी को तुम मार के टांगोगे तो गोल निशान आएगा गले में। ध्यान रखिएगा, माफ कर समय ठीक। सुशांत सिंह राजपूत का जो आत्महत्या वाला केस किसमें गया था, क्योंकि उसमें वी निशान आ गया। डायटम क्या करता है, पानी जो होता है, पानी भर जाता है फेफड़े में, तो डायटम का वहां पर डायटम होता है। वो डायटम से पता चलता है व्यक्ति डूब के मरा है। अगर व्यक्ति जल के मरा या जला के मारा गया, इसमें भी दो कंडीशन होती है। एक तो पहली बात मरा जिसने खुद फांसी लगाई तो वी आकार का गले में ऐसे टंगेगा, और अगर व्यक्ति को क्या कह दिया, मार दिया जाएगा तो गोल रस्सी से या तो कस दिया जाएगा गला, या तो ऐसे दबाओगे तो भी गोल निशान आएगा ना। तो वही अगर मारा जाता है तो गोल निशान आता है, और अगर खुद मरता है तो वी निशान आता है। अब जलने के बाद व्यक्ति क्या होता है, जब व्यक्ति आग खुद लगाता है ना, उसके पंजे कभी नहीं जलते हैं। क्यों? जब आग लगती है उसको, जब जलन मचती है तो भागता है पंजों के बल। पंजे सदैव जमीन पे रहते हैं, जमीन पे आग पहुंचने का कोई हिस्सा ही नहीं होता, तो उसके पैर में कभी नहीं जलेंगे। और जलाने के बाद अगर उसको मारा गया है, मार के जलाया जाएगा तो उसके पंजे जले हो सकते हैं। यानी ये तरीका है वहां पे। तो समझ में आ गया तो हत्या कैसे करनी किसी की।